नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीफेयर क्लासेस में। और आज हम बात करने वाले हैं सॉइल एज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ के बारे में। यानी कि ये हमारा सेकेंड यूनिट होगा जिसमें हम कंप्लीटली बात करने वाले हैं कैसे हमारा मिट्टी जो है वो माध्यम हो सकता है प्लांट की ग्रोथ पे। इस पे हम डिटेल बात करेंगे। तो क्या आप समझते हैं सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ? इसका मतलब ये होता है कि सॉइल एज एक्ट मेन मटेरियल दैट सपोर्ट्स प्लांट एंड हेल्प देम ग्रो। कहने का मतलब ये है कि ये हमारा है प्लांट, और प्लांट को जो सपोर्ट देता है स्टैंड करने के लिए, उसे ही हम कहेंगे मीडियम। मीडियम कहने का मतलब इसका हिंदी अर्थ होता है माध्यम। ठीक है, मतलब इसे सपोर्ट देता है इसे ग्रो करने में। जैसे कि आपको सपोर्ट देते हैं आपके पेरेंट्स जो है वो सपोर्ट देते हैं आपको ग्रो करने में। तो दैट इज अ मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। ठीक है, तो हम यहाँ पे सॉइल के बारे में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ तो चैप्टर का नाम ही है सॉइल एज ए मीडियम ऑफ प्लांट ग्रोथ। तो यहाँ पे हमारा सॉइल जो है वो कांस्टेंट रहेगा पूरे लेक्चर में। और इस वीडियो की ड्यूरेशन काफी ज्यादा होने वाली है, तो आपसे एक निवेदन है कि इस वीडियो को बिना स्किप किए देखें, क्योंकि इसमें हम एक एक चीजें जो है बारीकी से समझने वाले हैं। तो वीडियो की लेंथ ज्यादा हो सकती है, भले कि हम जो भी बात करने वाले हैं इसमें हर एक एक चीज एक एक पॉइंट जो है वो हम आपको क्लियर करेंगे। और सबसे अच्छी बात ये है कि जो भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, यानी कि बाइलिंगुअल हम पढ़ने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं इस वीडियो में आपको क्या क्या जानने को मिलेगा। सबसे पहले हम समझेंगे सॉइल के बारे में, यानी कि उसके रिसोर्सेज के बारे में, 3D में समझेंगे सॉइल के हॉरिजन के बारे में। उसके बाद हम समझेंगे क्लासिफिकेशंस और इंडिया के बारे में और बिहार के बारे में कि इसके रीजन्स में रेड जोन्स के बारे में, कैसे मिट्टी पाए जाते हैं, इसके एनाटॉमी के बारे में पढ़ेंगे, प्रोफाइल के बारे में पढ़ेंगे, टेक्सचर के बारे में पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरल के बारे में पढ़ेंगे। ये सब कुछ हम सॉइल के ऊपर हम बात करने वाले हैं। इसके लास्ट में हम बात करेंगे सॉइल में ही सॉइल की डायनेमिक और वाटर पीएच लेवल के बारे में, यानी कि पावर ऑफ हाइड्रोजन के बारे में, कैसे ये एक्ट करता है और इसका क्या रोल है। देन हम समझने वाले हैं इसके आगे की सॉइल के बारे में। डिटेलिंग होगी हमारी सॉइल फर्टिलिटी, हमारी होगी प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात। उसके बाद हम समझेंगे एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स के बारे में, सफिशिएंसी टॉक्सिक लेवल के बारे में, फर्टिलाइजर्स मैन्योर और आईएनएम यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट के ऊपर हम समझने वाले हैं। देन समझेंगे फर्टिलाइजर और एप्लीकेशन मेथड, मतलब कैसे कैसे जो मेथड है उसको हम यूज करके हम क्या करते हैं प्लांट को ग्रोथ दिलाते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और लास्ट में हम समझेंगे इसके मैप के बारे में, कॉन्सेप्ट मैप के बारे में, और छोटा सा हम एक रिवीजन लेंगे। ठीक है, तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिए। अगर चैनल पे अपने हैं तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अगर वीडियो अच्छी नहीं लगे तो आप अनसब्सक्राइब भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम समझेंगे सॉइल के बारे में। सॉइल इसे हिंदी में हम कहते हैं मृदा। मृदा, सॉइल जो है वो आपको पता है, अगर आपने बचपन में पढ़ा है, अगर आपने बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड या फिर किसी अदर बोर्ड से भी अगर आपने पढ़ा है, तो मैं आपको बता दूं कि आपने क्लास 5, 6, 7 में ही पढ़ा होगा कि सॉइल जो है इसकी फॉर्मेशन होती है बड़े बड़े रॉक यानी कि चट्टानों से। ठीक है, पहाड़ जो है वो टूटते हैं, चट्टानों में बदलते हैं, और ये बदल करके छोटे छोटे फॉर्म्स जो है वो बन जाता है मिट्टी। और मिट्टी की लेयर होती है, लेयर का अर्थ होता है परत, मतलब कि एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो जो नीचे वाली होती है वो सबसे ज्यादा हार्ड होती है, जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे सॉफ्ट और थिन होते जाती है। ठीक है, इसके टेक्सचर, तो इसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे। हालांकि मैं आपको बता देता हूँ एक 3D के हिसाब से आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी। जो ये मैंने आपको जो बताया है, ये डायग्राम आपको देखने को मिलेगा, ये फिगर आपको जो देखने को मिल रहा है, इसके पीछे बहुत बड़ी मेहनत है। तो इसका नोट्स मैं आपको लास्ट में प्रोवाइड करूंगा। पहले मैं आपको एक्सेस समझा देता हूँ कि एक्चुअल में होता क्या है। लेंथ और ब्रीथ आप जानते होंगे, लेंथ मतलब होता है लंबाई और ब्रीथ मतलब होता है चौड़ाई। तो लंबाई चौड़ाई और डेप्थ को हम देख करके ही इसका हम स्टडी करते हैं, और ये हमारा मिट्टी का लेयर जस्टिफाई करता है। कौन सा लेयर पे क्या पाया जाता है ये सब अभी हम पढ़ने वाले हैं। कौन सा लेयर जो है वो क्रॉप के लिए सुटेबल होता है, कहाँ पे आपकी रूट्स जोन होती है, ये सब हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो सॉइल होता क्या है? सॉइल इज ए डायनेमिक नेचुरल बॉडी ऑकरिंग ऑन अर्थ सरफेस। इट इज कंसिडर्ड ए 3 डायमेंशनल रिसोर्सेज। अब 3 डायमेंशनल क्या है? तो देखिए, पहला हमारा लेंथ है, ब्रेथ है और लैंडस्केप। ठीक है, डेप्थ है। तीन चीजों पे ही निर्भर करता है, लंबाई पे, चौड़ाई पे और डेप्थ मतलब गहराई पे। ठीक है, ये हमेशा आप ध्यान में रखिए।
जब भी अगर क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले कि सॉइल किस पैरामीटर पे किस डायमेंशन में होती है, तो हो सकता है कि एमसीक्यूज में आपको 1 2 3 और 4 ऐसे करके ऑप्शन आए, तो आपको ध्यान देना है ये किस चीज पे होती है, 3 पे होती है, ठीक है। 3 डायमेंशनल पे ये डिपेंड करती है, तो इसका आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है। अब हम समझते हैं कि 3D स्ट्रक्चर मैटर क्यों करता है, क्योंकि ये प्रोवाइड करता है मैकेनिकली सपोर्ट, जिससे आपको ये पता लग सके कि इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स वगैरह जो है कैसे होल्ड करता है, कैसे वर्क करता है, इसकी फंडामेंटल्स क्या है, कैसे क्रॉप प्रोड्यूस करता है, क्रॉप प्रोडक्शन के लिए मिट्टी ही क्यों जरूरी है। अब तो आपको मैंने ये भी पढ़ाया है, इससे पहले के अगर लेक्चर आपने देखा होगा, और मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देना चाहता हूं कि अगर आप सीयूईटी के स्टूडेंट हैं, तो प्लीज अगर आपने सीयूईटी का लेक्चर नहीं देखा है तो उसे जाकर के देखिए, उसका प्लेलिस्ट जो है वो मिलेगा आपको सीयूईटी करके हमारे चैनल पे। देन अगर आप ये देख रहे हैं लेक्चर तो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि हमने पहले वाले लेक्चर में बात किया था कि कैसे जो है एक मीडियम बनता है, कैसे क्या होता है इसमें, हाइड्रोपोनिक्स क्या होता है, एरोपोनिक्स क्या होता है, ये सब के बारे में बात किया था। तो पानी में प्लांट इज ओके कि पानी में प्लांट कैसे ग्रो करते हैं, कैसे मीडियम्स देते हैं, कैसे फर्टिगेशन होता है, इसके ऊपर हमने बात किया था। लेकिन हम यहाँ बात करें मिट्टी की, तो मिट्टी में जब भी हम बात करेंगे तो हम किस चीज की बात करेंगे, हम प्लांट ग्रोथ के मीडियम के बारे में बात करेंगे। और मीडियम हमारा क्या है, यहाँ पे मीडियम हमारा होगा सॉइल, ठीक है। तो हम इस चीज से नहीं भटकेंगे, जब भी क्वेश्चन आए अगर सॉइल से, तो मीडियम में हमेशा सॉइल ही देना है, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन हाइड्रोपोनिक्स एरोपोनिक्स, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं आईसीआर का क्या क्लासिफिकेशन है। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि आईसीआर होता क्या है। आपको पहले मैंने बताया, इससे पहले वाले जो लेक्चर है उसमें हमने बताया है, आईसीआर जो है इंडियन काउंसिल ऑफ रिसर्च, ठीक है। ये एक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है जो कि एग्रीकल्चर लोकेट करता है। इसके अंदर जो भी चीजें आती है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, चाहे वो स्कीम्स वगैरह हो, चाहे वो एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स वगैरह हो, जो भी चीजें हैं वहां से डिराइव होती है, जो कि रिसर्च स्टेशन है, वहां से सब कुछ क्या किया जाता है, फॉर्म किया जाता है। ये भी मैंने बताया था, इसका हिस्ट्री क्या है, कब एस्टेब्लिश्ड हुआ था, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये फुल फॉर्म तो आएगा ही, पहले इंपीरियल करके आता था, लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत है, अभी आईसीआर का अगर फुल फॉर्म पूछ ले तो यही होगा, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, नॉट एग्रीकल्चर, इट्स एग्रीकल्चरल रिसर्च, ओके, ठीक है। तो सॉइल जो है वो फॉर्म होती है, आपको मैंने बता दिया है कि कैसे जो चट्टान से कैसे सॉइल बनती है। लेकिन सॉइल बनता तो वैसे है, लेकिन हर अलग अलग क्षेत्र में, हर अलग अलग क्षेत्र में सॉइल की फॉर्मेशन होती है। तो सॉइल डिफर डिफर होता है। कैसे, आपको यहाँ पे थोड़ा सा ब्लूइश दिखेगा, ग्रीनिश दिखेगा, रेडिश दिखेगा, येलोइश दिखेगा, ब्राउनिश दिखेगा। सभी का स्ट्रक्चर अलग अलग क्यों है, हालांकि एकदम ब्लूइश तो नहीं होती है मिट्टी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि मैंने आपको समझाया है कि अलग अलग क्यों होती है। तो ये चार मेजर जो है वो सॉइल टाइप्स है, और ये डिपेंड करता है आपके क्लाइमेट पे, आपके आपके लोकेशन पे, जहाँ पे लोकेशन है, जहाँ पे कैसा पहला तो है वातावरण, दूसरा है कि किस चीज से फॉर्म हुआ है वो। अगर ज्यादा पथरीली अगर आपको दिखे, जहाँ पे माउंटेन्स वगैरह दिखे, वहां पे आपको मिट्टी रेड सॉइल दिखेगी, ठीक है। तो इस टाइप का, अगर आप मरुस्थल टाइप राजस्थान साइड दिखोगे तो आपको वहां पे ब्राउनिश टाइप का आपको सॉइल देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसके ऊपर हम अभी डिटेल में बात करेंगे, फिलहाल मैंने आपको बता दिया है जस्ट समझने के लिए कि कैसे आप समझ सकते हैं, इस चीज को याद करने का एक प्रोसेस है। अगर आप चाहते हैं कि हम आपके लिए पीवाईक्यू लाएं, तो कमेंट करना ना भूलें। अगर आप कमेंट करते हैं देन मैं पीवाईक्यू लाऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं डिटेल मैट्रिक्स सॉइल का। देखिए सबसे पहले समझा दे रहा हूँ, ये टाइप्स ऑफ सॉइल जो है अभी हम पढ़ रहे थे, तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पहला आपको बता दे रहा हूँ, पहला है एलुवियल सॉइल, जिसे हम कहते हैं जलोढ़ मिट्टी। अब एलुवियल सॉइल जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फर्टाइल होता है। इससे हम क्या कहते हैं, सॉइल एक तरीके से कह सकते हैं कि सॉइल में सबसे ज्यादा रिच जो होता है वो कह सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है और ये नॉर्दर्न प्लेन्स, रिवर वैलीज वगैरह में पाए जाते हैं। लेकिन उससे ज्यादा भी अगर हम बात कर लेते हैं तो ये है हमारा ब्लैक सॉइल, जो कि रेगुलर जो कह सकते हैं कि हम काली मिट्टी जो है बहुत जगह देखने को मिलती है। हालांकि बिहार रीजन के, अगर आप ऐसे आपको समझाता हूँ, अगर आप मिथिलांचल रीजन से है, ठीक है,
मिथिलांचल रीजन से हैं, अगर आप समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, इधर आप दरभंगा, अगर इस रीजन से बिलोंग करते हैं, चंपारण चंपारण साइड से अगर बिलोंग करते हैं, तो आपको जो है वो ऐसे सॉइल्स देखने को मिलेंगे। और इसकी होल्डिंग कैपेसिटी बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि ये क्लेइस होती है मिट्टी, इसकी थोड़ी सी भारी, मतलब अगर एज कंपेरिजन वेट की बात करें तो इसकी वेट थोड़ा सा ज्यादा होती है। और ये सूटेबल होता है कुछ ऐसे क्रॉप्स पे जो आसानी से उगाए जा सकते हैं, जैसे कि कॉटन कल्टीवेशन के लिए बहुत ही ज्यादा ये सूटेबल होते हैं। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं रेड सॉइल। रेड सॉइल यानी कि लाल वाले जो मिट्टी होती है वो, तो अगर लाल वाली मिट्टी अगर आप जाते हैं उधर दूसरे साइड, मगध साइड जाते हैं, या फिर अगर आप जा रहे हैं भागलपुर मुंगेर साइड, अगर आप जा रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं बांका साइड, तो यहाँ पे आपको रेड सॉइल देखने को मिलेंगे। ठीक है, वही हम बात करें लेटराइट सॉइल की, तो लेटराइट सॉइल क्या होता है, तो ये जो है वो लीचिंग से बनते हैं, हेवी रेनफॉल एरियाज में पाए जाते हैं, वेस्टर्न घाट साइड पाए जाते हैं। तो अगर बिहार के दृष्टिकोण से देखें, तो अगर आपका जो इधर जो अपर साइड्स जो है, जो आपको अपर साइड्स देखने को मिलते हैं थोड़ा सा बंगाल साइड से, उस साइड से जो है बारिश, किशनगंज साइड की अगर बात कर लेते हैं, तो उधर जो है वो बारिश थोड़ा सा ज्यादा देखने को मिलेगी। ठीक है, चलिए अब मैं आपको ये बता देता हूँ कि हमें सॉइल जो होता है बिहार का, वो कहाँ कहाँ पे कैसा कैसा देखने को मिलता है। बिहार की जो प्रमुख मिट्टियां हैं, ठीक, तो ये बीच से हमारा है, ये जो आपको देखने को मिल रहा है लाइन, ये है हमारा गंगा रिवर। ठीक है, गंगा रिवर है। यहाँ से जो भी आपको ये लाइन दिखने को मिल रहा है, ये सब रिवर है। ठीक है, बहुत सारी रिवर है, हालांकि रिवर के ऊपर अभी मैं वीडियो नहीं ला रहा हूँ क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस आते नहीं है बेसिकली। ये सारा रिवर जो है यहाँ पे कनेक्ट होता है, बहुत सारे इधर ही कट जाते हैं, दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, लेकिन मैक्सिमम जो है गंगा में जाकर के मिलती है। ठीक है, इसमें बहुत सारे हैं रिवर, सोन नदी है, आपको इधर से बूढ़ी गंडक भी मिलेगी, गंडक भी मिलेगी, बहुत सारा जो साइड से निकलता है, तो ये सब इसमें मैंने आपको बता दिया है। लेकिन मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये कोस्टल कोस्टल एरिया में जो है वो अलग अलग, जैसे यहाँ पे प्लेन्स आपको देखने को मिलेंगे इस वाले रीजन्स में, यहाँ पे आपको फ्लड प्लेन्स देखने को मिलेंगे, यहाँ पे टेराई बेल्ट देखने को मिलेंगे, और ये फुट हिल्स, हिल्स मतलब थोड़ा हिली पहाड़ी टाइप का इधर इस साइड आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये बिहार का हमारा नक्शा है, मैप है, एक बार बिहार के मैप को जरूर एक बार स्टडी कर ले, क्योंकि अगर आप ज्योग्राफिकल मैप देखते हैं बिहार का, तो आपको बहुत कुछ क्लेरिफाई हो जाता है, आपको ये भी समझ में आता है कि हम किस रीजन से हैं। अगर आप बिहार के किसी जिले से बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, तो एक बार कमेंट करें और ये बताएं कि आपके यहाँ मिट्टी कैसी है। अगर नहीं समझ में आ रहा हो तो एक बार मैप जरूर देख लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं। पहले एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, बिहार जो है वो, देखिए बिहार जो है हमारे अच्छे मिट्टी के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, बिहार में ऐसा मैक्सिमम प्लांट जो, ऐसा कोई प्लांट नहीं है जिसे वो कह सकते हैं कि ना उगाया जा सके। मैक्सिमम प्लांट जो है वो बिहार में उगाए जाते हैं, और सिर्फ इंडिया का नहीं। ठीक है, अगर कोई लोग बिहार को हंस रहे हैं तो आप इस चीज को बताएं, अगर आप आपको लग रहा है कि अगर आपको बिहार के बारे में कुछ बताना है, तो बिहार सिर्फ इंडिया का ही नहीं, वर्ल्ड का बेस्ट सॉइल माना जाता है। बिहार में जो होते हैं बेस्ट फर्टाइल सॉइल, ठीक है, बेस्ट फर्टाइल सॉइल यहीं पे पाया जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ज्यादा पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइजर्स वगैरह यूज नहीं किया जाता है एज कंपेरिजन टू अदर स्टेट्स। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता देते हैं चार चार ऐसे प्रमुख सॉइल के जोन्स जो कि आपको देखने को मिलता है, जो कि मैंने मैप में भी बताया था। ठीक है, पहला क्या है, पिडमोंट स्वैम्प सॉइल। ठीक है, ये क्या होता है, ये हमारा नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट, मतलब बिहार के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट जो है वहां पाया जाता है, जो कि है वेस्ट चंपारण साइड। दूसरा है हमारा टेराई सॉइल, मतलब तराई, हम हिंदी में कहते हैं तराई, तराई मिट्टी, जो कि आपको पाया जाता है बॉर्डर पैरेलल में, जो कि नेपाल साइड से जो कनेक्ट है वहां पे। ठीक है, तीसरा है हमारा वैनगर, ओल्ड एलुवियम सॉइल, जो कि बांगर जो कहते हैं उसे, ये वाली मिट्टी जो है आपको फ्लड लेवल साइड देखने को मिलेंगे, बाढ़ वाले स्तर पे, जहाँ पे ज्यादा बाढ़ वाढ़ देखने को मिलते हैं उस साइड में। ठीक है, दोमट मिट्टी भी कहते हैं इसको। चौथा है हमारा खदर। ठीक है, ये जो खादर है हमारा, ये आपको लोअर फ्लड प्लेन्स में पाए जाते हैं, जहाँ पे हाईली फर्टाइल भी होते हैं, और यहाँ पे एनुअली रिवर्स वगैरह भी, मतलब रिवर फ्लड वगैरह देखने को मिलते हैं, जो गंगा से सटी हुई जो जिले हैं वहां की बात कर रहा हूँ। ठीक, चलिए
अब हम बात कर रहे हैं सॉइल की एनाटॉमी के बारे में। पहले बताऊं एनाटॉमी क्या होता है। देखिए, आपको आपने कभी पढ़ा है कि एनाटॉमी होता क्या है? अगर हम बॉटनी की बात कर लेते हैं, जूलॉजी की बात कर लेते हैं, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, लेकिन दोनों का सामान्य एक ही है, वर्ड्स का मतलब एक ही होता है। ठीक है, वो अलग अलग लेयर्स में डिवाइड करते हैं। एनाटॉमी में हम समझते हैं एक एक जोन को। ठीक है, सिंपल समझे तो सॉइल एनाटॉमी मीन्स द अरेंजमेंट एंड द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट सॉइल लेयर्स फ्रॉम द सरफेस डाउन टू बेड रॉक। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो निचली हिस्सा है जो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा कि यहाँ पे हार्ड पेंस देख करके आपको कोई बता देगा, कोई बच्चा भी, कि ये जो है वो पत्थर जैसा है, हार्ड होगा। ठीक है, तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे कहते हैं बेड रॉक। ठीक है, ये मैं आपको एक तरीके से ये हॉरिजॉन पहले मैं डिफाइन कर देता हूँ, उसके बाद मैं बताऊंगा किसको क्या कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर से चलते हैं। इसमें कई तरीके के हॉरिजॉन होते हैं जो देखने को मिलते हैं। पहला है हमारा, सबसे पहला जो है वो होगा हमारा ओ हॉरिजॉन। ओरिजन में क्या होता है? ये होता है हमारा टॉप लेयर। ठीक है, टॉप लेयर होता है जो कि डेड लिव्स, प्लांट्स वगैरह, ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे सिंपल सा लाइन करके लिख दे रहा हूँ, ये होता है हमारा टॉप लेयर। ठीक है, सेकेंड नंबर हमारा आएगा ए होरिजन। ए होरिजन में क्या होता है? ये मोस्ट फर्टाइल लेयर है जहाँ पे प्लांट ग्रोथ के लिए होते हैं। ठीक है, ये वाला जो लेयर है हमारा बेस्ट होता है प्लांट ग्रोथ के लिए। प्लांट ग्रोथ के लिए यहाँ पे आपको इंसेक्ट पेस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं। उसके बाद आता है हमारा बी होरिजन, ये वाला जो लेयर होता है सो। ठीक है, बी होरिजन में क्या होता है? बी होरिजन जो होता है वो जहाँ पे मिनरल जो होता है वो वास्ट हो जाता है। अब वास्ट मतलब क्या होता है? वास्ट मतलब घुलना। ठीक है, यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर क्या होता है? कम होता है। ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूँ, लेस ऑर्गेनिक मैटर। अगर आप चाहो ना तो इसे आप नोट डाउन कर सकते हो साथ में, नहीं तो इसका नोट्स जो है मैं आपको बाद में प्रोवाइड करूंगा। देन उसके बाद आता है हमारा सी होरिजन। और सी होरिजन जो होता है वो पार्शली कर सकते हैं ब्रोकन पैरेंट रॉक होता है, जो इसे मैंने बेड रॉक का जो नाम दिया था। ये हमारा आ, ये वाला जो पार्ट है, यहाँ पे जो टुकड़े टुकड़े दिख रहे हैं, सी जो है यहाँ पे, ये जो टुकड़े टुकड़े जो टुकड़े दिख रहे हैं। एक सेकंड में कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए, ये वाला जो पार्ट है इसे हम कहते हैं बी ओरिजिन, जिसका नाम है सब सॉइल। सब सॉइल। और ये हमारा जो था लास्ट, हमारा यहाँ पे होता है एक और होरिजन है जो कि बनाने में थोड़ी सी चूक हुई है, हालांकि इतना हम पढ़ते हैं। लास्ट हमारा आर होरिजन, जो कि हमारा होता है बेड रॉक। ठीक है, हमारा होता है बेड रॉक जो कि हार्ड पेंस होते हैं। और यहाँ तक तो जड़ नहीं पहुंच पाते हैं, रूट पहुंचने का, प्लांट ग्रोथ का। ये वाला जो है ए हॉरिजॉन है, वही है जो आपको मैं बताया है। टॉप लेयर जो होते हैं उसके ऊपर आपने देखा है टॉप लेयर्स में क्या क्या होते हैं। इस पे डेड लिप्स वगैरह, प्लांट्स के ह्यूमस वगैरह प्रेजेंट होते हैं, ऊपरी सतह सबसे। ठीक है, तो ये हॉरिजॉन जरूर से याद कर ले, ये मैं लिख के देता हूँ। 100% जो है इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। अगर आप भूल कर रहे हो इसको, अगर आप इग्नोर कर रहे हो, तो भाई साहब आपके मार्क्स तो इसके जाएंगे ही जाएंगे। मैं आपको सरते ये बता देता हूँ कि इसकी प्रैक्टिकल वीडियोस जो है मैंने एक बनाया है, जो कि आपको देखने को मिलेगा हमारे चैनल पे ही, शॉर्ट्स वीडियोस में। ठीक है, जिसपे हमने सॉइल होरिजन के ऊपर बात की। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सॉइल होरिजन के जो अभी मैंने बताया है स्तर के बारे में, उसके बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हमने बात किया था ओरिजन के बारे में। ओरिजन जहाँ पे लीव्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं, गिरे पड़े होते हैं, जो भी पत्ते, टहनियां वगैरह, उसे हम ओरिजन में हम कंसीडर करेंगे। सेकेंड हमारा था ए होरिजन। ठीक है, तो ए होरिजन में हमने बात किया था अच्छे तरीके से, जिसमें हमारा न्यूट्रिएंट रिच टॉप सॉइल्स होता है, जहाँ पे प्लांट्स वगैरह ग्रो किए जाते हैं, जर्मिनेट होते हैं, सीड्स वगैरह, रूट्स वगैरह निकलते हैं। देन हमने बी होरिजन को समझा था, जिसे हम सब सॉइल के नाम से भी जानते हैं, जहां पे मिनरल्स क्या हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, जहां से मिनरल्स लॉस होने जाते हैं, लीच होने लगते हैं और नीचे की तरफ चलने लगते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने समझा था सी होरिजन, जहां पे आपके पेरेंट मटेरियल्स जो रॉकी लेयर्स होते हैं डायरेक्ट अबव सॉइल, बेड रॉक के जब जस्ट ऊपर होता है देखने को, टूटा टूटा जो आपको पत्थर देखने को मिलता है,
वो होता है हमारा सी होरिजन, ठीक है। लास्ट हमारा था आर होरिजन, जिसके बारे में हमने बात किया था, आर होरिजन, ठीक है। लिख देता हूँ आर ओरिजिन जो था, जो कि बेड रॉक वाला था, मैंने पहले ही लिख दिया है ताकि आपको याद रहे। चलिए अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज को समझ लेते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सॉइल टेक्सचर होता क्या है। सबसे आसान भाषा में मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे सॉइल का टेक्सचर मालूम कर सकते हैं। कभी आपने कोई प्लांट लगाया है, कभी आपने प्लांट ग्रो किया है? अगर नहीं किया है, कभी आपने मिट्टी को छुआ है, फील किया है? फिर भी अगर नहीं किया है, अनाज को तो फील किया होगा। वो भी छोड़ दो, अगर आपने कभी पेंसिल पेंसिल का जो छीलते हो, छिलका जो ऐसे ऐसे छिलका जो दिखते हैं, वो भी तो किया होगा। डस्ट वगैरह तो डस्टिंग तो की होगी। तो अगर उसमें पार्टिकल्स देखे जाते हैं, या फिर आप कहो कि आटा चालते हैं, ठीक है, सीविंग करना, छानना अगर कह ले, तो इसकी जो मोटी मोटी जो परत होती है, पतली पतली होती है, फाइन 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 फाइन, उससे मोटी 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 मोटी, इससे हम सॉइल के टेक्सचर को डिफाइन करते हैं, ठीक है। वैसे ही समझ लीजिए कि सॉइल का टेक्सचर है, जो कि अगर हमने चाला सबसे पतला सा, वो हमारा टेक्सचर जो है वो बहुत बहुत पतला, सॉफ्ट सॉफ्ट है, हाथों में चिपक जाने जैसा। उससे ऊपर गया थोड़ा सा कुरकुरा, सिल्क टाइप का आपको देखने को मिलेगा। उससे भी ज्यादा अगर मोटे मोटे दिखे तो वो सैंड, रेत दिखेंगे, ठीक है। तो क्ले जो होते हैं वो चिकनी होती है, कैसा, जैसे कि अगर आपने कभी मुल्तानी मिट्टी लगाया है, मुल्तानी मिट्टी लगाया है फेस पे कभी? अगर मुल्तानी मिट्टी लगाया है तो आपको अच्छे से पता होगा टेक्सचर जो है वो बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होती है। तो ये एज सच क्ले सॉइल में आपको देखने को मिलता है। उसके बाद जो है थोड़ा सा बुरबुरा आपको सिल्ट में देखने को मिलता है। उसके बाद जो है हमारा रेत जो होता है, सैंड, उसमें देखने को होता है। इसकी पोर्स थोड़ा बड़ी बड़ी होते हैं, ठीक, समझ गए। अब हम आपको बता देते हैं कि लूम होता क्या है। तो एग्रीकल्चर का गोल्ड इसे कहा जाता है, मतलब कि कृषि का सोना कह सकते हैं आप, क्योंकि ये बैलेंस मिक्सचर करके ही, ये तीनों का जो है मिक्सचर करके ही एक सॉइल को परफेक्ट बनाता है, अच्छे से ड्रेन होने के लिए, एक प्रॉपर जो है प्लांट की ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ये हमारे सारे अलग अलग टेक्सचर, ठीक है। तो टेक्सचर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आप सिर्फ क्ले पे लगाओगे तो मिट्टी सख्त हो जाती है और सही से रूट जो है वो ग्रो नहीं हो पाता। सिर्फ सिल्ट में लगाओगे तो भी सही से ग्रोथ नहीं हो पाएगा, पानी ड्रेन हो जाएगा। और सैंड में तो आपको पता ही है कि पानी रखते हो तो नीचे ही चला जाता है, तो लीचिंग डाउन हो जाता है। तो ये सब आपको पता होगा इस चीज के बारे में। अगर नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये सॉइल की प्रॉपर्टीज ध्यान रखेंगे। सॉइल की प्रॉपर्टीज जो होती है, सैंड, सिल्ट और क्ले पार्टिकल्स पे डिवाइड की जाती है, जिसे हम रेत, गाद और क्या कहते हैं, चिकनी मिट्टी कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझ लेते हैं, सॉइल की फिजिकल प्रॉपर्टीज। पहले अभी मैंने आपको क्या बताया, देखिए पहले वापस ले जाता हूँ। फिजिकल प्रॉपर्टीज में हमने समझा था सॉइल के टेक्सचर के बारे में। और फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम सॉइल की स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे। पहले आपको छू करके पता कर सकते थे, फील कर सकते थे, टच करके। टच जब करते हो कि हाथों में एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट लगते हैं, तो आपको पता है क्लेइस है। थोड़ा कुरकुरा कुरकुरा लगता है तो आपको पता है कि थोड़ा सैंडिंग है, सिल्ट है। वैसे ही सॉइल के स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं, जिसकी पार्टिकल्स जो है वो लार्जर होती है, एग्रीगेट होती है, पेड्स कह सकते हैं उस तरीके के। जैसे कि ग्रेन्युल्स जो होते हैं वो दानेदार होते हैं, कुरकुरा कुरकुरा कुरकुरा, जो हाथों को लगते हैं, ठीक है। वो आपके एग्जाम की लाइफ के लिए आपको सबसे, अगर क्वेश्चन पूछा जाए सबसे अच्छा जो अगर आपको मिट्टी देखने को मिले तो ग्रेन्युल्स। क्योंकि अगर हम पूरी पीस देते हैं सॉइल को, अगर मान लो कि हमने एक जार लिया, हमने मिक्सी में रखा, उसको पाउडर बना दिया, तो वो जो है उससे मिनरल्स वगैरह सारे लॉस हो जाएंगे। वाटर जो हो जाएगा वो लीच हो जाएगा, डाउनग्रेड की तरफ वाटर चला जाएगा, है ना। तो वो परफेक्ट नहीं होता। ये ग्रेन्युल्स वाले बहुत अच्छे होते हैं, ये मिट्टी। उसके बाद आता है हमारा ब्लॉक ही, जो कि खंडीय आता है, मतलब अलग 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 आपको टुकड़ा टुकड़ा टुकड़ा, ढेला नुमा आपको मिट्टी देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये भी सही नहीं होता है। और ये प्लेटी जो होता है, पटिका, जो अलग अलग चित्रा चित्रा आपको देखने को मिलते हैं, जो वाटर मूवमेंट हो जाते हैं, जैसे कि ये बैकग्राउंड में जो देखने को मिल रहा है, ये हमारा प्लेटी है, ठीक है, इस तरीके का। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है कि सॉइल की स्ट्रक्चर कैसे होती है, सॉइल की टेक्सचर कैसे होती है, इस पे। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझ लेते हैं बायोलॉजिकल इंजन के बारे में। बायोलॉजिकल इंजन क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हम समझेंगे। सूक्ष्म जीव जो हमारा होता है, हमारा दोस्त केचुआ,
ठीक है, केचुए के बारे में हम समझ रहे हैं, जो कि हमारा अर्थवर्म फार्मर फ्रेंड कहलाता है। और फार्मर फ्रेंड इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका जो काम है ना, ये आप जानोगे तो आप दंग रह जाओगे। देखिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो नेचुरल फ्लॉज का काम करता है, मतलब समझिए कि किन मामलों में जो है वो अर्थवर्म हमारा दोस्त है, कैसे। ठीक है, सबसे पहले एक वर्म है जो कि आपको बैकग्राउंड में देखने को मिल रहा होगा, ये अर्थ वर्म है। ये आपको पिंकिश रेडिश ब्राउनिश कलर का देखने को मिलेगा। ये अगर यंग फेज में आपको देखेंगे तो ये पिंकिश दिखेगा, अगर आप लेटर सेम ही अगर ब्रीड में देख रहे हो तो आपको ये ब्राउन दिखेगा जब ये एडल्ट हो जाएंगे तब। ठीक है, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि केचुआ के अलग अलग किस्में होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मोस्ट कॉमनली आपको देखने को मिलते हैं। सिंपल सा क्या होता है, जब ये छोटे से केचुआ होते हैं इससे हम देते हैं कुछ स्पॉइल किया हुआ कुछ फ्रूट्स देते हैं। सपोज कर लो कि गुआवा दिया है, एप्पल दिया है, उसको खा करके जो एक्सक्रीट, ये जो स्टूल होता है, या फिर अपने भाषा में समझे तो जो ये पोटी करता है, ठीक है, जिसके वेस्टेज निकलते हैं, ये सॉइल में मिलते हैं। और ये सॉइल जो है, सॉइल को खा करके डिकम्पोज करके जो जो हम कचरा फेंक रहे हैं, जो हम किचन वेस्टेज वगैरह फेंक रहे हैं, छिलके वगैरह, उसको खा करके पॉटी करता है और मिट्टी में मिल जाता है, और ये मिट्टी फर्टाइल कहलाता है। तो यही इसी का काम है, ये एक तरीके का इंजन का काम करता है, जो इधर से डालता है अपना खाना और इधर से निकलता है क्या, इधर से निकलता है सोना। ठीक है, ये आपने एक वीडियो देखा होगा हमारे पीएम का, बहुत पहले का वीडियो है कि इधर से डालो आलू उधर से निकलेगा सोना। वैसा ही है कि इधर से आप डालो कचरा, मतलब कि जो खड़े सड़े गुले जो मतलब वेस्टेज जो आपका फ्रूट्स वेजिटेबल्स हो गया वो खाएगा और इधर से सोना निकालेगा। ठीक है, एज सच एग्जांपल के लिए मैंने आपको बताया, नॉट टारगेटिंग एनी पॉलिटिकल थिंग्स। ओके, तो आप ये चीज को समझ लीजिए आसानी से। देन ये क्या करता है, इसका काम सिर्फ ऊपरी लेयर पे रहना नहीं होता है। ठीक है, इसका जो आगे का जो ये आगे का जो स्ट्रक्चर है, ये ऐसा कॉर्नल देखने को मिलता है। ये क्या करता है, स्क्रॉचिंग करता है, ये खनते जाता है, ये मिट्टी के अंदर जाता है, निकलता है, जाता है, निकलता है। तो इससे क्या होता है, अच्छे तरीके से रेडिएशन होती है, एयर का एक्सचेंज होता है, और मिट्टी भुरभुरा रहता है। और ये नेचुरल प्लगिंग का काम करता है, मतलब नेचुरल तरीके से जुताई का काम करता है। जो कि प्लगिंग हम देखते हैं, ये प्लग होता था हमारा ट्रेडिशनल प्लग, जिसमें हम बैल को लगाते थे और ऐसे इसको टिल्ट करते जाते थे। ठीक है, तो ये मैं आपको समझा रहा था, और आई गेस कि आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, लेकिन मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि आगे जो हम अभी पढ़ने वाले हैं, इसके लिए आप प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि हम बात करने वाले हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अलावा सॉइल के टीलेज के बारे में, कैसे टीलेज होती है और क्या क्या बातों का हमें ध्यान देना है। तो अभी तो हमने बायोलॉजिकल इंजन के बारे में समझा है कि ये इनविजिबल केमिकल फैक्ट्रीज होती हैं, जो कि सॉइल में आपको मिलियंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करती है। सिंगल ग्राम ऑफ हेल्दी एग्रीकल्चर सॉइल जो होता है, उसमें क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपको मिलियंस माइक्रोस्कोपिक आपको ऑर्गेनिज्म देखने को मिलेगा, अगर माइक्रोस्कोप से अगर आप देखोगे। ठीक है, एग्जांपल के तौर पे आपको बता देता है बैक्टीरिया, फंगी, और यहाँ पे कवक मतलब यहाँ पे देखने को मिलता है ये एंटीमोसाइट्स वगैरह देखने को मिलता है। तो ये सब जो है मिट्टी में एक तरीके से हमारा क्या करता है, हेल्प करता है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बड़े बड़े दानों को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे दानों में फैलाते हैं और उससे ब्रेक डाउन कर करके इसे फर्टाइल बनाते हैं। हमारा एग्रीकल्चर का फंक्शन जो है, कोर एग्रीकल्चर का फंक्शन क्या है, तो विडल फॉर केमिकली decomposing dead organic matter, they are absolute key to cycling essential plant nutrients, particularly running the नाइट्रोजन साइकिल। नाइट्रोजन साइकिल को ये रिसाइकल करते रहता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था नेचुरल टीलेज का काम करता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते 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 ये सॉइल को फर्टाइल करता है, साइड में नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करता है, और हमारा मिट्टी को हेल्दी रखता है। ठीक है, चलिए अब हम समझ लेते हैं सॉइल का पीएच के बारे में। पीएच हमारा क्या होता है, पीएच होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, पावर ऑफ हाइड्रोजन, ये क्वेश्चन आ सकते हैं, तो ध्यान दें, ध्यान पूर्वक इस चीज को देखें। अगर आपको लग रहा है कि आपको इसके बारे में पता है तो आप चाहो तो थोड़ा सा स्किप कर सकते हो, अगर नहीं पता है तो प्लीज एक बार समझ लें अच्छे तरीके से। ये हमारा स्केल है, ठीक है, इसे हम पीएच स्केल को बोलते हैं। और इस पीएच स्केल में 0 से लेकर के 14 तक का इस पे लाइनिंग बने होते हैं, ठीक है, स्केल बने होते हैं, जो कि 0 जो है वो हमारा एसिडिक होगा, और 14 जो होगा हमारा एल्कलीन होगा, यानी कि क्षारीय और अम्लीय। ठीक है,
और जो बीच का भाग है 7 पे आता है, यानी कि 7 2 जा 14, ठीक है, यानी कि एकदम एग्जैक्ट हाफ पे आता है 7 पे, वो न्यूट्रल कहलाता है। तो मिट्टी सबसे सटीक एग्रीकल्चर के लिए सबसे अच्छा स्वीट स्पॉट क्या होगा? तो हमारा होगा 6.5 से लेके 7.5, मतलब थोड़ा सा एसिडिक भी चलेगा और थोड़ा सा क्या होगा, एल्कलीन भी चलेगा, ठीक है, दोनों चलेगा। तो ये अगर मैं मिट्टी अगर आपका है तो ये आपके प्लांट के लिए वरदान है, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखेंगे कि ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल में और कह सकते हैं कि इसमें बेस्ट सुटेबल सॉइल फॉर योर प्लांट ग्रोथ। ओके, तो ये ध्यान रखेंगे, जब भी जैसे जैसे कमते जाएगा वैसे वैसे ज्यादा एसिडिक होते जाएगा, जैसे जैसे बढ़ते जाएगा ज्यादा वो क्षारीय होते जाएगा, मतलब एल्कलीन होते जाएगा। तो इसको हम ठीक करने के लिए इसका बहुत सारा रिक्लेमेशन मेथड है, हालांकि मैं उसको अभी नहीं बता रहा हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन आ सकता है, फिर भी मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे जो है वो आप ठीक कर सकते हैं, ठीक है। देखिए, रिक्लेमेशन मेथड जो होता है वो कैसे काम करता है, तो जो पीएच है, पहले आपको बताता हूँ, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो है वो हम वाटर का भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ पे सॉइल का, तो हम सॉइल के लिए अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि कैसे आप इसको ठीक कर सकते हैं, रिक्लेम करने का क्या मेथड है, ठीक है। देखिए, अगर अगर देखिए यहाँ पे इससे अगर कम देखने को मिले, 6.5 से अगर कम देखने को मिले तो ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, फार्मर को आपको मटेरियल सजेस्ट करना पड़ेगा। अगर आप खुद फार्मर है तो आपको पता होगा आपको क्या करना पड़ेगा, आपको रिड्यूस करना पड़ेगा एसिडिटी। कैसे कर सकते हैं, इसमें लाइम स्टोन मिला सकते हैं, लाइम स्टोन, ठीक है, लिख देता हूं मैं, लाइम स्टोन। अब लाइमस्टोन क्या होता है, ये होता है चूना, ठीक है, चूना होता है, क्विक लाइम मिला सकते हैं, सेल्फ लाइम मिला सकते हैं। तो ये अलग अलग लाइम होते हैं जिससे आप ठीक कर सकते हैं, सॉइल का पीएच सही कर सकते हैं। वही अगर आप एल्कलीन की तरफ चले जाएं इधर, तो इसको ठीक करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप मिला सकते हैं ऑर्गेनिक मैन्योर मिला सकते हैं। हालांकि दोनों को ठीक करने के लिए ऑर्गेनिक मैन्योर मिला सकते हैं, लेकिन साथ में आपको मिलाना पड़ेगा जिप्सम। जिप्सम ध्यान रखेंगे, इसका जो है मान्य है हमारा CaS, सॉरी शायद आपको दिख ना रहा हो, लेकिन मैं फिर से लिख देता हूँ, CaO4 - 2H2O, ठीक है। ये फॉर्मुलेशन है जिप्सम का, और ये आपको देना है, जिप्सम से आप सही कर सकते हैं इसको। तो ये रिक्लेमेशन मेथड हुआ, आप कैसे मिट्टी को ठीक कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझ लेते हैं सॉइल के वाटर ओवरव्यू के बारे में, मतलब मृदा जल के बारे में, कैसे जो है वर्गीकरण किया जाता है, कैसे जो है, हालांकि ये जो है आपको बीएससी एग्रीकल्चर में पढ़ने को मिलेगा कहाँ, तो आपको मिलने को पढ़ने को मिलेगा यहाँ, हम्म, प्लांट सेल करके आएगा, उसमें आपको पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, वहां पे आप पढ़ सकते हैं। या फिर अगर हम कह ले कि ये जो है आपको सॉइल में पढ़ने को मिलेगा, तो यहाँ पे तीन चीजें जो है वो आपको देखने को मिलेगा, क्या क्या होता है। देखिए, पहले तो आपको मैं बता देता हूँ कि सेल स्ट्रक्चर करके हमारा आएगा, या फिर हम क्या लेते हैं कि दो चीजें जो है आपको देखने को मिलेगा। पहला तो हमारा था सॉइल का, ठीक है, सॉइल में आपको देखने को मिलेगा। दूसरा जो है हमारा, जो सॉइल से थोड़ा सा हट करके बायोकेमिस्ट्री की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहां भी आपको देखने को मिलेगा ये चीजें। तो इसलिए मैं आपको क्लैरिफाई कर देता हूँ ताकि आपको फ्यूचर में भी काम आए। देखिए, वाटर का जो है वो एक तरीके से कैसे बहाव होता है, वर्गीकरण में कर देता हूँ। सबसे पहले जो होता है ग्रेविटेशनल वाटर की बात कर लेते हैं, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जो मतलब ऊपर में पानी डालते हैं और नीचे चला जाता है, ठीक है, तो इसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। फ्री वाटर मूविंग डाउनवर्ड्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी ऑफ्टन ड्रेनिंग अवे, जब ऊपर से पानी डालते हैं तो नीचे की तरफ चला जाता है, उसे हम कहते हैं ग्रेविटेशनल वाटर। सेकेंड है हमारा कैपिलरी वाटर, जो कि वाटर हेल्ड बाय द सॉइल पार्टिकल एंड अवेलेबल फॉर प्लांट अपटेक, द प्राइमरी सोर्स ऑफ फॉर एग्रीकल्चर। कहने का मतलब जो कैपिलरी वाटर है, अगर आप पानी देते हैं तो पानी जो वाटर सोख करके रखता है, सॉरी सॉइल जो सोख करके रखता है वाटर को, और ये
और ये रूट जोन तक पहुंचाता है, और रूट जोन जो है वो खींचता है अपने ग्रोथ के लिए, जैसे कैपिलरी वाटर कहेंगे, ठीक है। और वही हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है, तो वाटर हेल्ड टाइटली बाय सॉइल पार्टिकल एज ए थिन फिल्म अनअवेलेबल टू प्लांट्स। मिट्टी के कणों द्वारा एक पतली फिल्म के रूप में कसकर धारण, देख सकते हैं, कसकर धारण किया गया पानी पौधे के लिए अनुपलब्धि। जैसे कि जो पानी जो है वो ऊपर ही, अगर ये कैपिलरी मिट्टी के अंदर जो रह गया है, वो उसको हम बोलेंगे हाइग्रोस्कोपिक वाटर। तो ये तीन चीजें आप देख लीजिए, हाइग्रोस्कोपिक क्या होता है, कैपिलरी वाटर क्या होता है, और ग्रेविटेशनल वाटर क्या होता है, आप समझ गए होंगे। तो ये है हमारा सॉइल वाटर ओवरव्यू। ये बेसिक्स था, इसलिए हमने छोटा सा कम शब्दों में आपको समझाया। चलिए अब समझते हैं सॉइल वाटर मैकेनिज्म क्या होता है। पहले तो अभी हमने शॉर्ट में समझाया था ग्रेविटेशनल वाटर के बारे में। तो देखिए ये एग्जांपल की तरफ आप समझ लीजिए, इस फिगर को देख लीजिए। ये हमारा मिट्टी है, हमने ऊपर से पानी डाला है, और पानी जो है वो सॉइल के पार्टिकल को चीरते हुए जो पानी नीचे गया है डाउनवर्ड्स की तरफ, इसे हम कहेंगे ग्रेविटेशनल वाटर। क्योंकि जब भी चीजें हम अगर ऊपर फेंकते हैं ग्रेविटी के थ्रू, क्या होता है, नीचे आता है। तो इसे हम ग्रेविटेशनल वाटर बोलते हैं, क्योंकि ये नीचे की तरफ जाता है। अब हम समझते हैं हाइग्रोस्कोपिक वाटर क्या होता है। तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर जो होता है, वाटर हेल्ड करता है टाइटली अराउंड इंडिविजुअल सॉइल। दो मिट्टी के बीच का जो पानी जो है आपको देखने को मिलता है, वो जो है हमारा हाइग्रोस्कोपिक वाटर कहलाता है, ठीक है। चलिए अब समझ लेते हैं क्रिटिकल मैकेनिज्म, जो कि कैपिलरी वाटर का है। क्रिटिकल मैकेनिज्म क्या है, तो वाटर जो है वो हेल्ड करके रखता है, मतलब सतह के तनाव में, सरफेस टेंशन द्वारा जो है, गुरुत्वाकर्षण के द्वारा विरुद्ध मिट्टी के जो है सूक्ष्म छेदों में रुकी हुई पानी रहती है। जैसे कहने का मतलब, ऊपर से आप पानी डाले और ग्रेविटी का अपोज कर रहा है, इधर से फोर्स लगा रहा है, पानी जो है बीच में जमाव हो गया है, उसे हम कहेंगे कैपिलरी वाटर। जो कि रूट को देने का काम करेगी, इन फ्यूचर जो है रूट इनटेक करेगी। और ये कैसे कैसे इनटेक करती है, इसके ऊपर तो मैंने अभी पूरी तरीके से आपको नहीं बताया है। हालांकि इसमें इतना ही आपको पढ़ना है, इसलिए मैंने इतना ही बताया। जितना सिलेबस है उससे कुछ ज्यादा ही बता रहा हूँ, ताकि आपको जो है ये क्लियर हो जाए, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, प्राइमरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वाटर अवेलेबल करने के लिए प्लांट को रूट तक। क्या है हमारा, कैपिलरी वाटर। जब भी क्वेश्चन आए तो आप कैपिलरी वाटर पे लगाओगे, ठीक है, जो कि रूट्स के लिए अवेलेबल करता है पानी। चलिए अब हम अप्लाइड एग्रोनॉमी को समझ लेते हैं थोड़ा सा, क्या होता है। सबसे पहले तो आपको ये समझने की जरूरत होती है कि कॉटन जो है वो डेक्कन प्लेटू में कैसे ग्रो करता है, और क्यों जो है ब्लैक सॉइल और रेगुड़ी में इसका ग्रोथ अच्छा होता है। बिकॉज इट इज हाई क्लियर टेक्सचर नेचुरली होल्ड्स vast amounts of capillary water during dry spells। कहने का मतलब, जब सुखार होती है, जब ऐसा वातावरण आता है, जब गर्मियों के दिन आते हैं, जब पानी वानी का ऊपर का परत सूख जाता है, तो ये हमारा सॉइल है, ठीक है, ब्लैक सॉइल है, ये क्या करता है, मिट्टी में पानी को अच्छे तरीके से पकड़ के रखता है। और ये पकड़ के रखता है इसलिए जो है, ये इसमें प्लांट अच्छे तरीके से लगे हुए रहते हैं, सूखते नहीं है। सूखने के बजाय क्या होता है, इसको पानी मिलते रहता है, क्योंकि लंबे समय तक स्टोर्ड रहता है, ठीक है, इसलिए ये बेस्ट है। अब हम समझते हैं फ्लड्स इन बिहार, मतलब जो बाढ़ आती है उसके ऊपर। तो जो खदर होती है, जो एलुवियल सॉइल होती है, ये बहुत ज्यादा प्रोडक्टिव होती है। क्यों, क्योंकि एनुअल रिवर फ्लड जो है वो कॉन्स्टेंटली आते रहते हैं, और ये होरिजोन में आपका फ्रेश न्यूट्रिएंट्स मेंटेन करके रखता है, क्योंकि एक्सट्रीमली हाई फर्टिलिटी होती है, जो कि खादर की मिट्टी हर साल बाढ़ के नए रूप में यहाँ पे आती है। तो बाढ़ वाले पानी में भी हमारा अगर जो धान की खेती होती है, क्योंकि धान को पानी चाहिए होता है ज्यादा, तब अगर पानी लग भी गई हो धान में, तो अभी आपकी धान की फसल खराब नहीं होती है। अगर अगर प्लांट के हाइट के एवब ना जाए पानी तो, ठीक है। अब ये मत बोल देना आप कि वो कैसे प्लांट के लिए हेल्पफुल हो सकता है अगर पानी लगा रहा है खेतों में। तो पानी को स्टेज चाहिए प्लांट्स के रूट जोन में, ठीक है, स्टैंडिंग स्टैंडिंग वाटर चाहिए, लेकिन एवब नहीं चाहिए, ये बिलो ही चाहिए, ठीक है, स्ट्रीम्स। चलिए अब समझ लेते हैं सिंथेसिस, सॉइल के कॉन्सेप्ट के बारे में अच्छे तरीके से। मैप हमने सॉइल में अभी क्या क्या पढ़ा, कैसे कैसे समझा। तो सॉइल जो है हमारा मृदा है, इसका हिंदी में हम मृदा ही कहते हैं, मिट्टी भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमने 3D रिसोर्सेज से समझा, उसके लेंथ, ब्रेथ और डेप्थ के बारे में। तीन फैक्टर पे, तीन डायमेंशन पे काम करती है, इसके बारे में हमने बताया।
फिर उसके एनाटॉमी में बारे में समझा, सॉइल की प्रोफाइल के बारे में समझा, टेक्सचर के बारे में समझा, स्ट्रक्चर के बारे में समझा। ये सॉइल की प्रोफाइल वही है जिसमें हमने बात किया था, ओ ओरिजिन, सी ओरिजिन, ए ओरिजिन, ये ठीक है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद हमने क्लासिफिकेशन की सॉइल की, इंडिया के ऊपर, बिहार के ऊपर, डायनेमिक्स हमने देखा, पीएच रेंज देखा, पावर ऑफ हाइड्रोजन, वाटर के बारे में हमने पढ़ा, कैसे कैसे वाटर्स होते हैं, कैसे अवेलेबल करते हैं रूट्स को। तो ये सब चीजें हमने इसमें देखा। अगर चाहो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि इसका नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, तो भी इसकी जरूरत नहीं है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम समझते हैं सॉइल मीडियम प्लांट ग्रोथ के बारे में, कि सॉइल जो है वो प्लांट ग्रोथ का मीडियम कैसे हो सकता है। तो अभी हमने पूरी बात किया अच्छे तरीके से कि कैसे कैसे जो है वो मिट्टी हमारे मतलब जो मिट्टी है हमारे प्लांट को कैसे सपोर्ट देगा उसके ऊपर। अब हम ये समझेंगे कि सॉइल फर्टिलिटी के बारे में। सॉइल फर्टिलिटी होता क्या है? देखिए, अभी सबसे पहले आपको बताया था कि मिट्टी जो है वो फर्टाइल कैसे होती है और क्या हेल्प करता है इसमें, और फर्टिलिटी क्यों जरूरी है। सबसे पहले समझिए कि फर्टिलिटी होता क्या है। फर्टिलिटी का अगर हिंदी में समझिए तो उर्वरक, उर्वरता क्षमता मतलब पैदावार। सिंपल शब्दों में समझे तो एनिमल में, ह्यूमन के केस में अगर फर्टिलिटी रेट ज्यादा होती है तभी बच्चे होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सेम केस में होता है सॉइल के साथ। अगर सॉइल की फर्टिलिटी ज्यादा होती है तो प्लांट से फ्रूट्स ज्यादा आते हैं, ज्यादा फल आते हैं, ज्यादा फ्लावर्स दिखते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसकी फर्टिलिटी रेट जो है वो भी डिपेंड करता है कि आप क्या खान पीन करते हैं, उसके साथ साथ कितना आप हेल्दी रहते हैं। सेम जो है प्लांट का जो मीडियम है, ठीक है, ये हमारा खाना मीडियम है, तो प्लांट को सस्टेन करने के लिए, इसकी फर्टिलिटी बनाए रखने के लिए इसकी मिट्टी है। अगर यहाँ पे अगर इसको आप जहर दोगे तो आपकी फर्टिलिटी लॉस होगी। मतलब कहने का मतलब अगर आप केमिकल ही सिर्फ दोगे, केमिकल ही दोगे तो आपकी फर्टिलिटी लूज होगी और प्लांट जो है धीरे धीरे मरना शुरू हो जाएगा, ठीक है। सॉइल की हेल्थ डिग्रेड हो जाएगी। तो अगर हम बात समझे तो ये मिट्टी का वो क्षेत्र है जो ये कैपेसिटी है सॉइल की, जो सप्लाई करता है एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ताकि वो एडुकेट अमाउंट जो है वो प्लांट के ग्रोथ के लिए दे सके, जो कि हमारा है नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, एनपीके। ये एनपीके मस्ट है, साथ में हम इसमें ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स वगैरह देते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन कंपोनेंट्स को बचाए रखने के लिए, फिर सॉइल की फर्टिलिटी के लिए हम जैविक खाद भी देते हैं, और एनपीके हम क्या करते हैं, एनपीके लेवल को मेंटेन करके रखते हैं इसकी फर्टिलिटी बनी रहने के लिए, ठीक है। चलिए, अब हम जानते हैं सॉइल की प्रोडक्टिविटी के बारे में, मतलब इसके उर्वरक के बारे में, कैसे उर्वरक जो है बढ़ा सकते हैं। तो देखिए, कैपेसिटी ऑफ सॉइल टू प्रोड्यूस ए स्पेसिफाइड क्रॉप yield under a defined set of management practices। तो सिर्फ अगर हम कह दें कि मिट्टी के भरोसे ही हम पौधों को बढ़ने के लिए छोड़ दिए हैं, तो क्या ये पॉसिबल है? अगर मान लीजिए कि अगर आपको बच्चों को रेज करना है, अगर आपके पेरेंट्स जो है वो सिर्फ आपको खाना ही खिलाए, आपको पालन पोषण, आपको व्यवहारिक ज्ञान न दे, आपको बताए ना कि क्या सही है क्या गलत है, तो क्या आप सही तरीके से बड़े हो पाएंगे? आपकी एब्सेंस माइंड जो होती है वो वही कहलाते हैं कि अगर आपके जो विकसित दिमाग नहीं है, आपके आपके आप क्या सोच रहे हो, क्या कर रहे हो उसके ऊपर। तो वैसे ही प्लांट के लिए भी होता है कि हमें दूसरा चीजें भी देने की जरूरत होती है। अब दूसरा चीज क्या है यहाँ पे? तो यहाँ पे हमारा है बायोमास, यहाँ पे हमारा है इकोनॉमिक रिटर्न। कैसे इकोनॉमिक रिटर्न कैसे बढ़ा सकते हैं? तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का काऊ डंग वगैरह का यूज करेंगे, यहाँ पे हम एनपीके वगैरह डोज देंगे, तो ये हमारा प्रोडक्टिविटी पे बिल्कुल इफेक्ट पड़ेगा अगर हम इस चीज को यूज नहीं कर सकते। सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, हमारे एक्चुअल यील्ड को बढ़ाने के लिए हम इस चीज का यूज करते हैं, तभी हमारा यील्ड जो है पर हेक्टेयर बढ़ता है, इकोनॉमिक रिटर्न जो है वो अच्छे आते हैं, मतलब अच्छे पैदावार आते हैं, तो अच्छी इनकम भी होंगी और बायोमास प्रोडक्शन भी होता है इससे, ठीक है। चलिए, अब हम समझते हैं इसके गोल्डन रूल को। सॉइल साइंस का गोल्डन रूल क्या है? तो ऑल प्रोडक्टिव सॉइल आर फर्टाइल बट ऑल फर्टाइल सॉइल में नॉट बी प्रोडक्टिव। इसका मतलब साफ है कि सभी उत्पादक मिट्टियां जो है वो उर्वरक होती है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि सभी उर्वरक मिट्टियां उत्पादक होती है। मतलब सभी जरूरी है कि सभी फर्टाइल जो है वो उत्पादक ही होती है, लेकिन सभी मिट्टियां जो है उर्वरक ही होती है। तो ये डिफाइन किया, क्योंकि किसी भी मिट्टी में आप कोई भी प्लांट, कोई भी सीड्स डाल दो, इजिली ग्रो हो जाएगा, लेकिन उसको अच्छे तरीके से ग्रोथ, ज्यादा पैदावार लेने के लिए आपको उर्वरक मिट्टी होना जरूरी है, ठीक है। तो ये एक कंपैरिजन है, एक तराजू के माध्यम से हमने समझाने की कोशिश की है
एक पहलू में है आपका केमिकल, दूसरे पहलू में है आपका क्या, आपका प्रोडक्ट जो आपने ग्रो किया था। तो एक सोना की तरह हम क्रॉप को मानते हैं, जितना हम सिंचाई करते हैं, जितना इसका खान पियन देते हैं, जितने हम केयर करते हैं, उतना अच्छा से इसका पालन पोषण करते हैं, उतना अच्छा से हमें रिजल्ट देखने को मिलता है। तो ये हमारा एनपीके का डोज है, नॉट फॉर द केमिकल्स फर्टिलाइजर्स। एग्जाम्पल के लिए समझाया, अगर आप देख पा रहे हैं ये है एनपीके, एनपीके, ठीक है। तो अगर जितना हम इसको बैलेंस करके रखेंगे उतना ज्यादा जो है इसका अच्छे तरीके से ग्रोथ होगी, ठीक है। तो रियल लाइफ जो है एक्सेप्शन केस क्या हो सकता है, यानी कि जो व्यवहारिक उदाहरण है, ए हाईली फर्टाइल सॉइल माइट यील्डिंग नथिंग इफ इट इज वाटरलॉग्ड और लैक इरिगेशन। अब ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। अब इसको भी मैं आसान भाषा में समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके अंदर सब वो गुण हैं, आपको सब कुछ पता है, लेकिन अगर आपका पहनावा सही नहीं है, अगर आपका खान पीन सही नहीं है, अगर आपका उठना बैठना सही नहीं है, तो क्या आप सही केस में आप बढ़ सकते हो? क्या आपकी ग्रोथ होगी? बिल्कुल नहीं होगी। तो वैसे ही सॉइल के केस में अगर आप सही से इसकी इरिगेशन नहीं करोगे, इसका आप प्लगिंग नहीं करोगे, टिलेज नहीं करोगे, तो सॉइल क्या हो जाएगा? बैठ जाएगा। ये जो है, जो फर्टाइल है, ये फर्टिलिटी लॉस हो जाएगी, ठीक है, इसकी क्षमता हो जाएगी। और चलिए आगे जानते हैं कि हमारा 17 इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट्स क्या है, और ये इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। इसमें हम दो चीजों को मेजरली बात करने वाले हैं, पहला होगा हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, और दोनों के बीच का हम अभी जो है डिफाइन करेंगे कि दोनों में क्या अंतर होता है और क्यों कितना क्या जरूरी है। सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अकॉर्डिंग टू आर्नर एंड स्टाउट, इससे क्वेश्चन आएंगे थ्री इसेंशियल जो है, इन्होंने दिया था थ्री इसेंशियल ऑफ क्राइटेरिया, ठीक है, लिख देता हूँ थ्री इसेंशियल क्राइटेरिया, ठीक है। ये अगर क्वेश्चन आए तो आप, साइंटिस्ट का नाम है ये आर्नर एंड स्टाउट, इसमें आप टिक लगा सकते हैं, ठीक है। इन्होंने तीन ऐसे पैरामीटर्स दिए थे इन साइंटिस्ट ने, आर्नर एंड स्टाउट ने, ठीक है। इसके बारे में अब देखिए, इसके अनुसार से पौधे का जीवन चक्र जो है वो कैसे चलता है। 17 जो है हमारा इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स है। पहले हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में हम समझेंगे। अब क्या होता है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में जो ज्यादा जरूरत होता है, चीज ज्यादा जरूरत वाले जो चीज होते हैं उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर मांगते हैं, मतलब जो ज्यादा चाहिए होता है। तो पहला हमारा नाइट्रोजन है, एनपीके का बात कर रहे हैं, ऑफ कोर्स आपको समझ में आ गया होगा नाइट्रोजन है। तो नाइट्रोजन जो है वो ग्रोथ इंजन का काम करती है, जो कि प्रोमोट करती है वेजिटेटिव लीफी ग्रोथ को। की कंपोनेंट होती है क्लोरोफिल अच्छे तरीके से बने, एमिनो एसिड्स इसमें प्रेजेंट हो। अगर ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो आपको येलोइश और क्लोरोसिस देखने को मिलेंगे। ये आपको डिजीज वाला दिख रहा है, ये जो लीफ है ये नाइट्रोजन की डिफिशियंसी से ऐसे दिख रहे हैं, ठीक है। तो स्ट्रिक्टली आपको ओल्डर लिप्स पे आपको ऐसे स्प्रेड्स अपवर्ड की तरफ आपको येलो येलोइश देखने को मिलेंगे, ठीक है। अगर अब हम बात कर लेते हैं फास्फोरस की, तो फास्फोरस जो है वो हमारा एनर्जी कोड है। फास्फोरस का भी बहुत अहम रोल है यहाँ पे। अब कैसे है वो भी समझा देता हूँ, देखिए। सॉरी, ये एनर्जी ट्रांसफर करता है एटीपी, ठीक है। एटीपी रूट डेवलपमेंट के लिए होता है, जो कि अर्ली मैच्योरिटी में काम करता है, सीड फॉर्मेशन में काम करता है हमारा फास्फोरस। अगर फास्फोरस की कमी होती है, यानी कि फास्फोरस की डिफिशियंसी होती है, तो ये हो जाता है स्टंटेड ग्रोथ, यानी कि इसकी ग्रोथ रुक जाती है। और इसके डार्क ग्रीन लिप्स पे आपको ऐसे पर्पल जो है वो स्ट्रिक देखने को मिलेंगे, ऐसे रेडिस रेडिस देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो आपको देखने को मिल रहा है, तो इसकी डिफिशियंसी से ऐसे देखने को मिलेगी। चलिए, अब आप बता दे रहा हूं आपको पोटेशियम का, के पे आ जाते हैं, ठीक है। सबसे लास्ट है के। तो यहाँ पे अब क्या हो सकता है, इसका पोटेशियम का काम क्या है? तो ये मैनेज करता है स्टोमेटल रेगुलेशन। स्टोमेटा खुलता है, अगर आपने पढ़ा होगा व्हाट इज स्टोमेटा, व्हाट इज क्लोरोफिल। तो स्टोमेटा का जो ये खुलता है, ये श्वसन का क्रिया करता है, इसमें से वाटर बैलेंस करता है और बूस्ट करता है डिजीज रेसिस्टेंस को, इम्प्रूव करता है आपके ग्रेन की क्वालिटी को। ये सब निर्भर करता है पोटेशियम पे। अगर पोटेशियम की कमी होगी तो क्या होगा? पोटेशियम की कमी होने पे आपको स्क्रॉचिंग देखने को मिलेंगे, ये बर्निंग साइन जो देखने को मिलता है, ये मार्जिन जो आपको देखने को मिल रहा है, ये आपको देखने को मिलेंगे अगर आपके प्लांट में पोटेशियम की कमी हो गई है तो, ठीक है, ये वाला।
ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और आपको पहले बताया था माइक्रो और मैक्रो, तो मैक्रो में आपको बताया जो तीन चीज, अभी एनपीके के बारे में हमने बात किया, वो हमारा आ जाता है माइक्रो में। ठीक है, माइक्रो में। अब हम बात कर लेते हैं किस चीज के बारे में, माइक्रो। ठीक है, तो जिंक का भी बहुत अच्छा रोल है। जिंक जो है वो हार्मोन बिल्डर होता है, जो क्या होता है, ऑक्सीजन ग्रोथ हार्मोन्स को डेवलप करता है, सिंथेसिस करता है, मतलब संश्लेषण करने का काम करता है जिंक। अगर जिंक की कमी होगी तो आपको ये ऐसा ब्राउनिश गोल्डन कलर का आपको फसल देखने को मिलेगा, मतलब समय से पहले ही आपको लगेगा कि ये पक चुका है, ये तैयार हो गया है, लेकिन ये तैयार नहीं हुआ होता है, तभी आपको कंकड़ दिखते हैं और आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए। और हाँ, सबसे अहम बात यह है कि जिंक के डिफिशियंसी से हमारा होता है खैरा डिजीज, और ये एग्जाम में पूछे जाएंगे, राइस में लगते हैं खैरा डिजीज, और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप ध्यान रखेंगे। चलिए, अब हम न्यूट्रिएंट गोल्स के बारे में समझते हैं, सफिशिएंसी और टॉक्सिसिटी लेवल। अभी मैंने जो भी चीजें बताया आपको बता दूं कि दो तीन चीजें जो है ऐसी है जो कि आपको समझने की जरूरत है। पहले मैं एक पेज पीछे चलता हूँ, यहाँ पे आपको मैंने जो बताया था ये मैक्रो के बारे में वापस से लिख देता हूँ। मैक्रो, ये समझा देता हूँ, इसमें हालांकि नहीं बताया गया है, ये है माइक्रो, मतलब आपके सिलेबस में ही नहीं था। ठीक है, माइक्रो, माइक्रो को अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं किया, मैं आपको रेफरेंस बता देता हूँ। माइक्रो में आ जाता है आपका एन पी के, और माइक्रो में आपका आ जाएगा छोटे छोटे चीज, जैसे कि आपको आ जाएंगे ब्रोन, ठीक है, बोरोन, मैग्नीशियम, आपको आ जाएंगे यहाँ पे जिंक, या फिर जो छोटे छोटे जो जरूरतें हैं, जो 17 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में है, वो माइक्रो में आ जाएंगे। ठीक है, छोटे छोटे चीज वाले, तो ये सब मिलके ही आपकी न्यूट्रिएंट्स की आपूर्ति करती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप एनपीके दे दिए तो आपका जो है प्लांट ग्रोथ सस्टेन कर जाएगा, बढ़ जाएगा, ग्रोथ हो जाएगा, और आप उससे फल फ्रूट्स ले रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, ग्रोथ हो जा रहा है, आपको फायदा होते जा रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिएंट गोल्स को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि डिफिशियंसी लेवल यानी कि जो कमी है उसको आपूर्ति करना बहुत जरूरी है। बिलो क्रिटिकल लिमिट स्टंटेड ग्रोथ, विजुअल सिम्टम्स, रिड्यूस्ड यील्ड। अगर इसकी जो ये लेवल है, ये एक मीटर है, अगर ये बिलो मतलब ये लेवल है आपका डिफिशियंसी का, ये यहाँ पे हेल्दी है, अगर इससे बिलो जाती है इसकी सुइयां, ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, डिफिशियंसी लेवल होगी तो आपको फिजिकल रूप में देखने को मिलेंगे कैसे जो है स्टैंडर्ड ग्रोथ हो गया है, आपके प्लांट्स बढ़ नहीं रहे हैं, पीलापन पड़ रहा है, या फिर क्या क्या चीज की कमी है। ठीक है, सफिशियंसी लेवल जो होती है यानी कि पर्याप्त मात्रा में जो कि परफेक्ट होती है, तब इसकी सुइयां यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, जो कि आपका लग्जरी कंजप्शन हो सकता है कि मोर एडिबल प्लांट एब्जॉर्ब करता है विदाउट इंक्रीजिंग यील्ड। तो भी हो सकता है कि आपके जो प्लांट है वो आप बिना जाने अगर आप दे दे रहे हैं उसको, तो वो बढ़ तो रहा है लेकिन आपको अच्छे से पैदावार नहीं दे रहा है, क्योंकि सभी एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत यहाँ पे होती है। अब टॉक्सिक लेवल क्या होता है, जो एक्सेड टॉलरेंस जो होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स लाइक बोरोन, मैग्नीज और क्या है, एल्यूमिनियम, जो कि पॉइजन होता है प्लांट के लिए, अगर ज्यादा अगर आप दे देते हैं तो लीफ बर्न भी हो जाते हैं, सेवरेज यील्ड क्रॉप ड्रॉप भी हो जाता है। तो अधिक से ज्यादा भी हानिकारक है और कम भी हानिकारक है, तो आपको मेंटेन करके रखना है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं फीडिंग द सॉइल द एरेनल ऑफ अमेंडमेंट्स। अब क्या है इसमें, हम मैन्युअर फर्टिलाइजर और बायो फर्टिलाइजर, खाद उर्वरक और जैव उर्वरक के बारे में हम समझने वाले हैं। कैसे हम सॉइल को फीड कराएंगे, मतलब हम तो पेड़ पौधे को खाना खिला रहे हैं, लेकिन आप क्या चीज को देख रहे हैं, आपको यहाँ पे मिट्टी को भी खाना खिलाना है। ये मजे की बात ये है कि यहाँ पे जो भी मैं आपको बताया हूँ वो आपको लाइफ लॉन्ग जो है वो काम आने वाला है। मैं बस मजाक नहीं कर रहा हूँ, कहने का मतलब ये है कि जो भी आपको मैंने बताया है वो सेम चीजें ही आपको रिपीट मोड पे चलते जाएगी, चलते जाएगी, चलते जाएगी, और इसी में आप डीप डीप स्टडी करते जाओगे। तो अगर आपका बेसिक जो है वो अगर ही कमजोर रहेगा तो आप मानो ना मानो, आप एग्जाम में अच्छा भले ही कर लो, लेकिन अगर आप चैप्टर देने की बात आएगी, अगर आपको आगे प्रभाव पढ़ना पड़ेगा, तो आपको ये अगर क्लियर नहीं रहेगी तो आपको बहुत दिक्कत होगी, तो फिर आपको रटने वाली हाल हो जाएगी, रट के आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, समझ लीजिए मैन्योर के बारे में, मैन्योर होता क्या है और मैन्योर का काम क्या है। तो सबसे पहले हम आपको बता देता हूँ कि ऑर्गेनिक और बल्कि सब्सटेंसेस दैट सप्लाई ए स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ न्यूट्रिएंट्स बट हाईली इम्प्रूव सॉइल। ठीक है, अब आसान भाषा में समझा देते हैं कि क्या होता है। कभी आपने ढांचा देखा है, ढांचा?
चलो आपने ढांचा नहीं देखा होगा, आपने मूंग तो देखा होगा ना, जो मूंग खाते हैं चना मूंग, तो मूंग की जो प्लांट होती है, ढांचा होती है, बरसीम होते हैं, तो इसकी जो जुताई अगर हम कर देते हैं खेतों में, ढांचा जो है बेस्ट एग्जांपल है ग्रीन मैन्योरिंग के लिए, तो जो खाद बनते हैं जो मिट्टी में सड़ जाते हैं, उससे जो निकलते हैं, उसे हम कहते हैं ग्रीन मैन्योरिंग। और सिर्फ मैन्योर की बात करते हैं, सिर्फ खाद की, तो ये ऑर्गेनिक तरीके से जो तैयार होता है, यानी कि जैसे कि फार्म यार्ड मैन्योर की बात कर लेते हैं, जो गोबर से बना हुआ जो खाद होता है, जो सड़े हुए गोबर होते हैं, वो बनते हैं, उससे हम कहते हैं फार्म यार्ड ये मेन्योर, और ये हमारा मेन्योर कहलाता है। कंपोस्ट क्या होता है? कंपोस्ट जो है हमारा, जो हमारे किचन वेस्टेज वगैरह है, जो हमारे जो सड़े गुले जो जंगल वगैरह है, जो घास वगैरह जो हम कटिंग करके इसको डाल देते हैं इसको सड़ने के लिए, जो मिट्टी में सड़ के बन जाता है, उससे हम कहते हैं कंपोस्ट। ठीक है। और ग्रीन वैल्यूर यानी कि हरी खाद, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दिया ढांचा का, मूंग का, बरसीम का, ये सब जिसको हम जुताई कर देते हैं खेत में, और ये वापस क्या हो जाता है, इसको हम टीलेस कर देते हैं, टीलेस करने के बाद जो उसी में मिल जाता है मिट्टी में, उसके बाद जो उर्वरक मिलती है वो हमारा क्या हो गया, हरा खाद बन गया वो, और वो हमारा सॉइल फर्टाइल हो गया। अब हम फर्टिलाइजर को समझते हैं, केमिकल बूस्ट कैसे करता है केमिकल फर्टिलाइजर को। अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो फिर भी मैं बता दूं, ये केमिकल फर्टिलाइजर है, और व्हाइट कलर का जो आपको दिखता है छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स, ये हमारा यूरिया है। ठीक है। इनऑर्गेनिक में कॉमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड होता है केमिकल के थ्रू, जो कि हाई कॉन्सेंट्रेशन में स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट्स को क्विकली प्रोवाइड करता है। अगर बहुत कमी है, जल्दी से आपको चाहिए खेतों में, कि खेतों में ये बूस्ट हो, ठीक है, खेत की जो फर्टिलिटी बढ़े उस टाइम, देखिए फर्टिलिटी ऐसा नहीं कहते हैं कि फर्टाइल लंबे समय के लिए जो रहता है उसको हम फर्टिलिटी कहते हैं, फर्टिलिटी बढ़ाने के लिए, लेकिन अगर प्लांट को ग्रोथ को आप अगर बढ़ाते हैं तो केमिकल फर्टिलाइजर का यूज कर सकते हैं, नॉट कि आपको सॉइल का हेल्थ सही करना है। इससे जितने भी अगर आप केमिकल चीजें यूज कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज करते हैं, वो डे बाई डे जो है आपका प्लांट का जो है वो हेल्थ खराब ही करता है। अब इसके अंदर क्या क्या आता है, तो पहला जो हमारा है, हमारा व्हाइट कलर का जो दिख रहा है वो हमारा यूरिया है, दूसरा हमारा डीएपी है यानी कि डाई अमोनियम फॉस्फेट, उसके बाद आता है एमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। तो पोटास, फॉस्फेट और यूरिया जो है वो आपको केमिकल फर्टिलाइजर देखने को मिलते हैं, और ये लोग यूज करते हैं, नो डाउट यूज नहीं करते, ये कुछ मात्रा में सही भी है, जबकि अगर ऑर्गेनिक का अगर आपूर्ति नहीं कर पा रहा हो तो आपको यूज करना है, लेकिन अगर एक्सेस आप अगर यूज करते हो तो आपकी सॉइल की हेल्थ खराब हो जाएगी। और ये लिख के ले लो, जो क्वेश्चन आएंगे आपको एग्जाम में, इससे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, तो इससे आप जरूर नोट डाउन कर लेना। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं बायो फर्टिलाइजर के बारे में। फर्टिलाइजर के बारे में समझा था, खाद के बारे में। बायो फर्टिलाइजर क्या है? बायो फर्टिलाइजर, देखिए जो लिविंग हेल्पर्स होते हैं उससे जो मिलते हैं हमें खाद, उसे हम बायो फर्टिलाइजर कहते हैं। कहने का मतलब जो प्रिपरेशन कॉन्टेनिंग लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट naturally fix atmospheric nitrogen or solubilize phosphorus in the soil, that is called बायोफर्टिलाइजर। ये कोर कॉन्सेप्ट है हमारा। जैसे कि हमारा क्या है बायो फर्टिलाइजर में, राइजोबियम बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर और माइकोराइजा, ये सब चीजें जो मिल करके ही जो है हमारा मिट्टी को क्या है, उर्वरक बढ़ाती है, उससे हम कहते हैं बायो फर्टिलाइजर। जो हमारा एग्जाम्पल है, राइजोबियम है, एजोटोबैक्टर है और माइकोराइजा है, तो इसको आप ध्यान रखें। ठीक है। चलिए अब हम समझते हैं केमिकल फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर और आईएनएम क्या होता है, बायो फर्टिलाइजर। देखिए ये पहले तो आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि ये जो आपको देखने को मिल रहा है ये सर्कल में, एक एक हमारा हो गया केमिकल फर्टिलाइजर, दूसरा हो गया ऑर्गेनिक मैन्योर, तीसरा हो गया बायो फर्टिलाइजर। ये तीनों को मिला करके जब हम यूज करते हैं तो कहलाता है हमारा आईएनएम, और आईएनएम को हम कहते हैं इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। मतलब न्यूट्रिएंट का कैसे हम मैनेजमेंट करते हैं, कैसे हमारा मास्टर स्ट्रेटजी होता है चीज को बनाना, इससे हमारे मिट्टी और साथ साथ हमारी प्रोडक्टिविटी पे भी डिपेंड्स करता है कि हमारे प्रोडक्टिविटी हमारे कैसा होगा। वो उसको सही रखने के लिए आपको आईएनएम जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, और इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। अगर आपका लॉन्ग आंसर्स वाले या फिर अगर सब्जेक्टिव पेपर होते हैं तो वहां भी आपको आईएनएम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपके एमसीक्यूज क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मतलब अभी एमसीक्यूज अगर आप अभी एग्जाम दोगे बीसीसी का, तो भी आपको आईएनएम का क्वेश्चन आएगा। तो आपको ये जानना है कि जो द जुडिशियस एंड कॉम्बाइंड यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर टू मेंटेन सॉइल फर्टिलिटी एंड सस्टेन एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी, जो कि मैंने अभी बताया वो आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि जब आप तीनों चीजों का सही मात्रा में अगर यूज करते हो, सही तरीके से यूज करते हो कॉम्बाइन, तो उसे हम आईएनएम कहते हैं। ठीक है।
चलिए, अब समझ लेते हैं अलग-अलग फर्टिलाइज़र का रूप कैसे-कैसे होते हैं। पहले आपको बता देता हूँ कि टेक्निकल जो है डेवलपमेंट आपको फर्टिलाइज़र्स एप्लीकेशन कैसे काम करते हैं। सबसे पहला है हमारा प्लेसमेंट। प्लेसमेंट एप्लीकेशन क्या होता है? प्लेसमेंट एप्लीकेशन जहाँ पे आप बीज देते हो, जहाँ पे आपका सीड बेस होता है, जो टारगेट होता है सीड पे, तो उसे हम प्लेसमेंट और बेसल एप्लीकेशन कहेंगे। उसके बाद होता है टॉप ड्रेसिंग। टॉप ड्रेसिंग जो जस्ट आपको प्लांट के बगल में जो आप अगर आप डालते हैं, जैसे यूरिया वगैरह आप डाल देते हैं, उसे टॉप ड्रेसिंग कहते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप के बगल में, ठीक है? तो टॉप ड्रेसिंग कहेंगे। उसके बाद आता है फॉलियर एप्लीकेशन। जब आप छिड़काव करते हैं, जब आप लीफ पे टारगेट करते हैं, जब आप स्प्रे करते हैं, ठीक है? मैं लिख देता हूँ, जब आप स्प्रे करते हैं, तो इसे हम कहते हैं फॉलियर एप्लीकेशन, ठीक है? टॉप ड्रेसिंग जो होता है रूट के जोन सॉरी स्टीम के पास रखते हैं, मतलब रूट जोन पे ही रखते हैं, जिसे हम टॉप ड्रेसिंग कहते हैं। प्लेसमेंट जो डायरेक्ट सीड को देते हैं उसको बोलते हैं, डायरेक्ट रूट में देते हैं उसको देते हैं जब आप लगाते हो। जैसे मान लो कि हम नया प्लांट लगा रहे हो और पहले ही खाद दे रहे हो, तो इसे हम बेसल एप्लीकेशन का नाम भी देंगे, ठीक है? चलिए, आई होप कि आप वो समझ गए होंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको लाइफ लॉन्ग काम आएगा। अगर आप खेती करते हैं, अगर आप कुछ प्लांट वगैरह ग्रो करते हैं, तो आपको ये ध्यान देने की जरूरत, ठीक है? अब समझते हैं बेसल एप्लीकेशन प्लेसमेंट के बारे में। पहला होता है हमारा ब्रॉडकास्टिंग। ब्रॉडकास्टिंग होता है ओपन हैज मेटर, मतलब हाथ से जो छिड़कना कहते हैं, छींटना, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। जो कि फर्टिलाइजर थ्रो आउट करते हैं हम पूरे फील्ड में, उसको हम कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग। दूसरा होता है बैंड प्लेसमेंट। जब आप बीज लगा रहे हैं, उसके बगल से आप अगर डाल रहे हैं फर्टिलाइजर, उसे हम कहते हैं बैंड प्लेसमेंट। तो ये टेक्निक है अलग अलग। स्कैटरिंग को कहते हैं ब्रॉडकास्टिंग, और बैंड प्लेसमेंट जो कि प्लेस करते हैं बैंड्स में और सीड्स के बगल में, ताकि जो है वो न्यूट्रिशन गेन कर सके, ठीक है? आपको ध्यान देने की जरूरत है, जो क्रूशियल रोल है, फास्फोरस इज ऑलवेज अप्लाइड एज ए बेसल। जो हमारा फास्फोरस है वो हमेशा हम बेसल में ही अप्लाई करते हैं। बेसल मतलब क्या? डायरेक्ट आपने रूट को दिया वो, ठीक है? डायरेक्ट अपने प्लांट को दिया उसको, वो बेसल था। अगर नहीं समझ में आ रहा था फिर से देखिए। बेसल हमारा क्या था? बेसल हमारा प्लेसमेंट एप्लीकेशन हुआ था, यानी कि बेसल एप्लीकेशन जो हुआ था वो डायरेक्ट हम रूट मतलब डायरेक्ट हम सीड को दे रहे थे, वो है, ठीक है? तो डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन दिस, ओके? चलिए हम नेक्स्ट समझते हैं पोस्ट प्लांटिंग डिलीवरी क्या होता है। टॉप ड्रेसिंग एंड फोलियर स्प्रे। टॉप ड्रेसिंग जो होता है ब्रॉडकास्टिंग फर्टिलाइजर इन द स्टैंडिंग क्रॉप टू मैच पीक ग्रोथ फॉर डिमांड्स कॉमनली डन इन नाइट्रोजन एंड यूरिया। यूरिया और नाइट्रोजन का छिड़काव आप देखते हैं खेतों में, ये हमारा ब्रॉडकास्टिंग के ऊपर ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू किया जाता है। और दूसरा हमारा फोलियर एप्लीकेशन है, जिसमें हम क्या करते हैं, स्प्रे करते हैं लिक्विड फर्टिलाइजर डायरेक्ट लीफ पे, जहाँ पे लीफ की जरूरत होती है। एग्जाम्पल में आप जिंक सल्फेट वगैरह या फिर यूरिया का सोल्यूशन वगैरह, जो कि अभी अब आया है, आपने ध्यान दिया होगा, जिसका नाम है, लिख देता हूँ, अगर क्वेश्चन इससे आ जाए तो जान ले। नैनो यूरिया करके आता है, जो कि लिक्विड होता है। यूरिया जो है ग्रेन्यूल्स में आता है एक, जिसको आप ब्रॉडकास्ट करते हैं व्हाइट कलर का, और ये लिक्विड में आता है, उसे हम कहते हैं नैनो यूरिया, ठीक है? चलिए, अब हम आपको एक चीज और बता दे रहे हैं कि जो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया है मैंने, ये हमारा वेबसाइट है agriculture.in, उसका नोट्स आपको देखने को मिलेगा। आर्टिकल्स वगैरह जो है वहाँ पे देखने को मिलते हैं। साथ में आपको यहाँ पे मेन चीज जो है वो देखने को मिलेगा, क्विज, जिसको आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। साथ में वहाँ पे आपको मिलेगा A to Z डिक्शनरी, ठीक है? जिसको आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड पूरा जो है वर्ड्स आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। तो आप इसे चेकआउट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए आगे बात कर लेते हैं हम, कि जो भी अभी तक पढ़े हैं उसे हम एक रिवीजन की तरफ से हम समझ लेते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं डिफिशियंसीज का, ठीक है? नाइट्रोजन की डिफिशियंसी होती है तो ओल्डर लीफ और येलोइंग देखी जाती है। पर्पल यानी कि फास्फोरस की होती है तो पर्पल लीव्स देखे जाते हैं। अगर पोटेशियम की होती है तो बॉन्ड इज, मतलब साइड में जो है ऐसा 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 आपको जले जले दिखते हैं, ठीक है? जिंक की डिफिशियंसी से थायराइड डिजीज होता है। कोर कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। फर्टिलिटी जो होता है इनहेरेंट करता है सप्लाई को वर्सेस प्रोडक्टिविटी, मतलब एक्चुअल यील्ड को जो है वो फर्टिलिटी भी क्या करता है, बूस्ट करता है, ठीक है? टॉक्सिसिटी होती है जो कि बोरोन और मैग्नीशियम एल्युमिनियम की होती है। और सुफिशियंसी जो होती है वो लग्जरी कंजप्शन कहलाती है। टॉक्सिसिटी आप समझ में आ गया आपको, ज्यादा कर देते हैं तो इसकी टॉक्सिसिटी हो सकती है। टैक्टिक्स में हमने समझा था बेसल, जो कि हम सोइंग टाइम में देते हैं। और टॉप ड्रेसिंग जब स्टैंडिंग क्रॉप होता है, नाइट्रोजन फोकस होता है हमारा, जैसे कि यूरिया वगैरह देते हैं। फॉलियर जो होता है डायरेक्ट हम स्प्रे करते हैं, जिंक फोकस होता है,
या फिर हमने बात किया था नैनो यूरिया का, वो हम इस पे स्प्रे करते हैं, जो कि लिक्विड वाले जो भी खाद वगैरह हो गया या फिर जो भी पेस्टिसाइड्स आप या फिर वीडिसाइड्स वगैरह आप स्प्रे करते हैं, उससे हम कहेंगे फॉलियर, ठीक है? फॉलियर एप्लीकेशन। तो अब हम लास्ट में ये समझ लेते हैं कि हमने सॉइल के बारे में समझा था, इसके 3D रिसोर्सेज के बारे में, लेंथ ब्रेथ के बारे में, हमने टेक्सचर के बारे में समझा था कि लोम जो दोमट मिट्टी होती है वो बेस टेक्सचर कहलाता है। बेस स्ट्रक्चर में हमारा ग्रेनुअल स्ट्रक्चर में कहलाता है। आइडियल पीएच हमारा 6.5 से 7.5 होता है, जो कि स्लाइटली एसिडिक होता है और न्यूट्रल भी कहलाता है, ठीक है? हल्का अम्लीय, हल्का उदासीन, ठीक है? उसके बाद हम प्लांट अवेलेबल वाटर के बारे में हमने समझा था कि ओनली कैपिलरी वाटर इज गुड। बिहार का जो है क्या था, एलुवियल सॉइल था, वो क्या था, वेंगर, जो कि ओल्ड खदर में पाया जाता है, मतलब कि जो वेंगर जो पुराना खादक जो है उसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, हम कहते हैं बैंगर, ठीक है, ओल्ड खदर। तो हमारा ये वीडियो जो है वो अभी समाप्त होने वाला है। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देना चाहता हूँ कि अगर आप चैनल पे नए हैं ना, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में आप हमारा एक चैनल है एग्री फेयर करके, वहां पे विजिट करें और वहां पे भी आपको एग्रीकल्चर से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिकल वीडियोस अगर आप देखना चाहते हैं तो जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है? अब सॉइल एज ए मीडियम में हमने क्या क्या जाना, उसके हमने प्रॉपर्टीज को जाना, न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा, एप्लीकेशन के बारे में समझा और एमेंडेंट आईएनएम के बारे में समझा। तो ये सब चीजें जो है हमने मास्टर नोट्स को बना करके समझा, एक एक चीज बारीकी से समझा विद द फिगर, ताकि आपको समझने में आसानी होगी। और आई होप कि आप समझ गए होंगे। तो इससे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, हालांकि इसका नोट्स आपको मिल जाएगा, कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों ये तो वीडियो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और बेझिझक कमेंट करें। अगर आपको अगला लेक्चर चाहिए, किसी अगर निर्धारित किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।